नमस्कार साथियों, टीचर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। 2-3 दिन गैप हो गया था इस क्लास में। आज जो है शनिवार को नहीं चली, फिर संडे छुट्टी रहता है, फिर आज यह क्लास आपकी चली है। तो अब जो है आज हम प्रैक्टिस नंबर जो है 19 ही देखेंगे, क्योंकि वो जो प्रैक्टिस था जो इसके पहले हुआ था शुक्रवार के दिन, उसमें क्या था कि हमने जितने प्रश्न कराए थे उसमें अभी कुछ प्रश्न और बाकी रह गए थे। तो सबका स्वागत है। खुशबू, आपका स्वागत है। आ गए आप लोग? चलिए, कोई बात नहीं है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ये आप लोग से एक विनती है कि आप लोग ना आंसर नहीं करते हो, आंसर किया करिए, ताकि जो है हमें भी अच्छा लगे कि हाँ आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं पढ़ने में। नहीं, आया राम गया राम वाला स्थिति से क्लास नहीं चल पाएगी। चलिए एक सेकेंड। तो एडमिशन ओपन है। अगर आप चाहते हैं बीपीएससी में एक सीट फिक्स करना, 6 to 8 का शिक्षक बनना चाहते हैं, ज्वाइन होना चाहते हैं, पहले प्रयास में सफल होना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन करिए टीचर्स एकेडमी, जिसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी जो आपको एक सफल शिक्षक बनाएगी। तो हमारा नंबर 96 28 95 92 37 है। सारे क्लासेस चल रहे हैं और आप देख सकते हो वो राउंडिंग हो रहा है, राउंडिंग। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन को लेकर के। आज का जो क्वेश्चन है याद होगा, ये सेट नहीं था, दूसरा सेट था। इस सेट को समाप्त करने के बाद जो है तब हम अगला सेट जो है चर्चा करते हैं, कौन सा सेट अगला वाला बाकी था। ठीक है, चलिए ये जो सेट था, हाँ ये आपका यहाँ सेट था, ये वाला आपका यही सेट चल रहा था। फिर हम अगले सेट पे काम करेंगे। चलिए ये हो गया था मेरे ख्याल से। हाँ ठीक। ओह, कमेंट 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 कमेंट। ठीक, हाँ ये यहाँ याद करिए कहाँ कहाँ हुआ था। ये प्रश्न शायद यहाँ तक हुआ था, ये आपका यहाँ तक हुआ था। हम लोग 18 नंबर तक प्रश्न किए थे। अब जो है प्रश्न नंबर हम 19 से काम करेंगे। चलिए सबका स्वागत है। हाँ ठीक ठीक। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करेंगे 19, प्रश्न नंबर 19 क्या है। यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दार्थों के युग्म में कौन सा युग्म गलत है। मैंने इसको भी बता दिया था। ठीक है, अगला जो है ये इसका गलत ये था, ये ही वाला था, विकल्प मैंने बता दिया आपको याद होगा। तो अगला जो प्रश्न होना था वह आगमन जो है, आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। उपसर्ग से प्रश्न पूछा है। अब मैंने उपसर्ग पर कई बार चर्चा किया हुआ है। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग कितने होते हैं, कई बार बताने का प्रयास किया है और उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। चलिए, तो यहां पर हम पहले चर्चा करेंगे उपसर्ग। उपसर्ग जो है उस किसे बोलते हैं, जो शब्दांश के पहले लगते हैं, जो शब्दांश के पहले लगते हैं, जो शब्दांश के पहले लगते हैं। यहां हम लोग गलती क्या करते हैं, जब आपसे कोई पूछता है कि उपसर्ग किसे कहते हैं, तो आप लोग अक्सर ये बोल देते हो कि जो शब्द के पहले लगते हैं। बिल्कुल गलत है। जो शब्दांश के पहले लगते हैं उन्हें हम उपसर्ग बोलते हैं। और उपसर्ग संख्या जो है, उपसर्ग जो है यह संस्कृत में 22 होते हैं और यह 22 पूछा ही जाता है। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, उपसर्ग होते हैं। अगर पूछेगा उपसर्ग की संख्या कितनी है, हमेशा 22 ही लगाना है। ठीक, और उपसर्ग यहाँ पूछा है कौन सा उपसर्ग है, कौन सा आगमन में कौन सा है, अव है, आग है, अ है, आ है। कैसे तोड़ेंगे, आ प्लस गमन, आ प्लस गमन। तो यहाँ पर देखेंगे आ उपसर्ग लगा हुआ है। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको कहते हैं गुरुजी हमको उपसर्ग लगाना आता ही नहीं है, कैसे हम लगाएंगे। तो मैंने बहुत बेसिक तरीका समझाया है कि जब शब्दों को हम तोड़ते हैं, देखिए उपसर्ग का भी अपना अर्थ होता है, हर एक उपसर्ग का अपना अर्थ होता है। लेकिन आप मान लीजिए उपसर्ग का अर्थ नहीं जान रहे हैं, तो ये दूसरी साइड का अर्थ तो जानते ही रहेंगे। ठीक है, जब भी हम संधि को अलग करेंगे, शब्दों को अलग करेंगे, तो ये वाला अर्थ देता है। अगर अर्थ दे रहा है, अर्थ दे रहा है, तो समझ लीजिए उपसर्ग लगा हुआ है। जैसे गमन, गमन मतलब क्या होता है, जाना। तो गमन मतलब क्या होता है, जाना। आगमन मतलब आना। तो यहां पर हमने क्या करा कि गमन का अर्थ देख लिया। जैसे हमने लिखा कि बहुत सारे हैं आपका प्रति प्लस एक। अब देखो एक का अर्थ है तो प्रत्येक पड़ गया। जैसे अमर, अ प्लस मर, तो यहाँ पे अ प्लस मर। देखिए मर का अपना अर्थ है, यहाँ पर एक का अर्थ है। ये पहचान है आपका उपसर्ग पकड़ने की। ठीक है, तो चलिए आंसर फिलहाल में क्या हो गया आपका, आ हो गया, आ प्लस गमन, आगमन।
अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग है। अब अ उपसर्ग आ गया है अनेक। अब देखिए आपको वही ट्रिक अपनानी पड़ेगी जो मैंने बताया था कि शब्दों को अलग कर दीजिए, खुद ही समझ जाएंगे किस में लगा हुआ है। अब देखिए हम अ प्लस नेक कर दिए, ठीक, अ प्लस, ये होगा अन प्लस एक होता है, अन प्लस एक होगा, अन प्लस एक होगा, अ प्लस नेक नहीं होगा, ठीक है। अ प्लस मर होगा, अ प्लस मर हो जाएगा, फिर अति प्लस सय हो जाएगा, अति प्लस सय हो जाएगा, फिर आदि प्लस भार हो जाएगा, आदि प्लस भार हो जाएगा, ठीक है, आदि प्लस भार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका क्या आंसर होगा, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करते ना, ये वाला थोड़ा देख लीजिएगा, अब बताइएगा क्या होगा। यहाँ पे ये दो प्रश्न, ये दो विकल्प बताइएगा, बाकी तो ये नहीं होंगे, ये तो नहीं होंगे, क्लियर है, ये तो आपके नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, क्योंकि इसमें अति उपसर्ग लगा, इसमें अधि लगा हुआ है। अब अमर और अनेक दो में उत्तर चेक करना है, क्या होगा, खुशबू ने बताया। एक सेकेंड बस, हाँ बताते रहिए आप लोग। चलिए आंसर, हाँ 20 का क्या हो गया, मैंने क्या कहा, अमर बताया था ना, यहाँ से अन प्लस एक हो जाएगा, मैंने क्या कहा, अन प्लस एक हो जाएगा, अभी मैंने बताया था अन प्लस एक। यहाँ थोड़ा से आपने बताया था, यहाँ आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अमर, अ प्लस मर बराबर अमर, तो ये देखो मर का अर्थ निकल रहा है, पहले अर्थ निकलेगा। अगला है रसोई घर में समास विग्रह क्या होगा, रसोई घर में, रसोई के लिए घर, रसोई का घर, रसोई की रसोई, घर की रसोई, या रसोई और घर, ठीक है। यहाँ पे चार विकल्प है, रसोई घर में कौन सा होगा, तो बहुत सरल प्रश्न है। समास कौन सा है, तत्पुरुष समास है, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में भी कई प्रकार के होते हैं, प्रणाम सोनू, स्वागत है आपका। तत्पुरुष में भी कई सारे होते हैं, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी, जिसको हम कर्म तत्पुरुष ऐसे बोलते हैं ना, कर्म तत्पुरुष ऐसे बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर हो जाएगा, आंसर नंबर एक हो जाएगा। ये अक्सर प्रश्न गलत हो जाता है, तो आंसर नंबर एक इसलिए होगा कि यहाँ पर एक होता है संप्रदान तत्पुरुष, क्या होता है, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष होता है। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि इसकी पहचान के लिए से होती है। संप्रदान देखो सबकी एक पहचान है, जैसे आप मुझे देखते हैं तो आप कहेंगे ना सुचित सर हिंदी के शिक्षक हैं, तो मेरी एक पहचान है। कोई अदर विषय का होगा तो आप कहेंगे ये इस विषय के शिक्षक हैं, तो क्या है, पहचान है। अभी आप लोग इस क्लास में आते हो तो मैं पहचान जाता हूँ कि आप लोग हिंदी पढ़ने आए हो, तो पहचान है ना। वैसे ही पहचान किसकी होती है, के लिए किसकी पहचान होती है, वह संप्रदान तत्पुरुष की पहचान होती है, इसलिए इसके आधार पे हमने कर लिए, ठीक। चलिए अब जो है हम अगला प्रश्न देखते हैं, अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है मुनिवर, सुसंग, पराधीन, दत्तचित्त, ये बताना है। ये प्रश्न थोड़ा सा ठीक है, इसको आप बताइएगा। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, ठीक। यहां पर बताना है तत्पुरुष का, तत्पुरुष समास में मुनिवर, सुसंग, पराधीन और दक्षित, ये बताना है, ठीक है, इसको बताना है। ये अगर आप बता लेंगे समझ लीजिए कि थोड़ा सा आपने समास को पढ़ा हुआ है। देखिए पर मतलब दूसरे, पर मतलब दूसरे, दूसरे के अधीन, दूसरे के अधीन। यहां पर आप कैसे जानेंगे, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये किसका पहचान है, कौन से पहचान है। आप कहेंगे गुरुजी
यह जो है आपका षष्ठी तत्पुरुष का पहचान है। किसकी पहचान है? वैसे तो तत्पुरुष है, अब तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है, संबंध है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास है। अगर ये पूछता थोड़ा सा कि कौन सा तत्पुरुष है, कौन सा तत्पुरुष है, तब आपको बताना होता कि गुरुजी यह जो है संबंध तत्पुरुष है, क्योंकि संबंध की पहचान होती है का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने, यहाँ पर के निकला हुआ है। सुसंग, दत्तचित्त और मुनिवर, ये किसके हो सकते हैं? आप इसको भी बता देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि गिरधारी में कौन सा समास है? तो दो तीन प्रश्न समास से ही आ गए हैं। गिरधारी में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है। गिरधारी, जल्दी से बताएं, बहुत फेमस ये है गिरधारी, किसको कहा जाता है? अगर याद हो कुछ तो बताइए। तो गिरिधारी जो होता है वह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। गिरि मतलब पहाड़, गिरि मतलब क्या होता है? पहाड़ को धारण करने वाले, पहाड़ को धारण करने वाले, अर्थात कौन? धारण करने वाले, अर्थात कौन? अर्थात कौन धारण किया था? कृष्ण जी को भी कहा था गिरधारी। कृष्ण जी का भी नाम क्या है? गिरधारी है। यहां पर हम समझेंगे बहुब्रीहि समास में, जहां पर न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, वहां पर हम क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास बोलते हैं। इसका जो है उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, ये सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। उत्तर पद प्रधान होता है, इसका पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान। अब कर्मधारय भी तत्पुरुष से निकला हुआ है, तो सीधी सी बात है कि कर्मधारय भी जो है आपका क्या हो जाएगा? उत्तर पद प्रधान हो जाएगा, उत्तर पद प्रधान, क्योंकि परीक्षा में यह भी पूछ लेता है। और ये अन्य पद प्रधान, न पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान, या दोनों पद प्रधान नहीं कह सकते हैं, ये अन्य पद प्रधान होते हैं, न पहला पद न दूसरा पद। ठीक, तो यहाँ पर जो है गिरधारी, तो बहुब्रीहि के बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे बहुब्रीहि के उदाहरण, जैसे हमने लिखा पतझड़, पतझड़ जो आ गया तो पतझड़ में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। पतझड़ में हम अक्सर गलत कर देते हैं, पत्ते के गिरने का विशेष मौसम, चारपाई, चारपाई, चार पैरों वाले अर्थात सोने का विशेष, ये भी क्या है? बहुब्रीहि है। ठीक है, पंकज, पंकज क्या है? पंकज मतलब कीचड़ में जो उत्पन्न हो, अर्थात कमल। इसके अलावा दशानन, क्या हो गया? दशानन। आपका नीलकंठ, नीलकंठ किसको बोलते हैं? कृष्ण मतलब शंकर जी को, मतलब जिसके कंठ नीला हो। ठीक है, दशानन, नीलकंठ। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, पीला वस्त्र किसका है? किसका है पीला वस्त्र? विष्णु जी का। पीला है वस्त्र जिसका। ठीक, ऐसे बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। जब आपकी थ्योरी क्लास चलेगी वहां तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मनमाना में कौन सा समास है? ये अच्छा प्रश्न है, मनमाना। शिवा करें 23 का डी। चलो मनमाना में कौन सा समास है बताइएगा। जल्दी बताइए। मन माना, मन से माना, मन से माना, मन से माना। तो यहाँ मन से माना से आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। और तत्पुरुष में कौन सा होगा? यहाँ पे से दो प्रकार का होता है। एक से होता है अलगाव के लिए, ब्रेकअप वाला, वो होता है आपका अपादान में, जब चीजें अलग होती हैं। एक होता है जुड़ाव वाला, जब जुड़ाव वाला जो होता है वह आपके कर्म तत्पुरुष में आता है। तो यहाँ पे मन से माना मतलब मन से अलग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तत्पुरुष हो जाएगा आपका। ठीक,
लंबोदर का उदाहरण है, लगातार समास के ही प्रश्न आ रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए आपका समास का भी उदाहरण हो जाएगा। अभी मैंने बताया था लंबोदर, ये आपको बताना है लंबोदर में कौन सा समास है। ये तो बहुत सरल प्रश्न है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस पर चर्चा की है। आप उम्मीद है बता लेंगे। बहुब्रीहि समास होगा, द्वंद्व समास होगा, द्विगु होगा कि कर्मधारय होगा। अब लंबोदर मतलब क्या होता है? लंबा है उदर, लंबा है उदर, उदर मतलब पेट, जिसका भैया किसको कहा गया लंबोदर? अर्थात गणेश जी, मतलब कोई चीज किसी के लिए विशेष हो गई है, गणेश जी। ठीक है। अभी आप मॉर्निंग वॉक पे जाइए, सुबह सुबह सब जो है इतना इतना पेट लेके घूम रहे हैं, चाहे वो औरत हो चाहे वो पुरुष हो। क्या कहें काहो लंबोदर कहाँ जा रहे हो? कहते नहीं कहते ना, क्योंकि लंबोदर जो है वो केवल गणेश जी के लिए विशेष बन गया है। इसलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका 25 का बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब बहुब्रीहि समास जो है आप सभी को आता है। ठीक है गणेश जी, बहुत अच्छा सोनू। ठीक, अगला प्रश्न है कि इन युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपका सही नहीं है ये इतना है, नीलोत्पलम, कर्मधारय समास, दशाननः, बहुब्रीहि समास, राम लक्ष्मणो, अव्ययी भाव समास और दिवा दिवा रात्रि द्वंद्व समास। थोड़ा सा संस्कृत वाला इनपुट आ गया, थोड़ा संस्कृत वाले उदाहरण दे दिए हैं, लेकिन आप इतना कठिन नहीं है, इस चीज को समझ जाएंगे आप। कौन सा गलत है? नीला है कमल जो, नीला है कमल जो, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, मतलब कमल क्या है आपका? नीला है, तो बिल्कुल ये सत्य है, कर्मधारय समास हो गया। फिर कहेंगे दशानन, दस है मुख जिसके, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया अगले पिछले वाले प्रश्न में, तो ये भी सही है। ठीक है। यहाँ पर दिवरात्रि, दिन और रात, दिन और रात, दिन और रात, जहाँ पे कोई चीज विलोम आ जाए और अथवा एवं आ जाए वहां पर द्वंद्व समास होता है। लेकिन राम लक्ष्मणों ये गलत है, ये विकल्प क्या है? सरासर गलत है। क्यों होगा? कि राम लक्ष्मणों में जो होगा, राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, द्वंद्व की पहचान क्या होती है? और एवं तथा। ये एक्चुअल में क्या होना चाहिए? ये आपका द्वंद्व समास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? द्वंद्व समास होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वहां क्या लिखा है? अव्ययी भाव समास लिखा है, इसलिए आपका यह गलत हो गया। तो उम्मीद है कि आपको 27 का सी समझ में आ गया होगा। बाकी तो सरल थे, कठिन प्रश्न नहीं चल रहे हैं अभी, मुझे लगता है कि सरल ही प्रश्न चल रहे हैं। सूर्योदय का संधि विच्छेद है सूर्यो प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सेर्य प्लस उदय, या सूर्य प्लस उदयम। ये भी प्रश्न सरल ही है। तो क्या हो जाएगा? पहले समझो कौन संधि है? गुण संधि है। कौन संधि है? गुण संधि है। गुण संधि क्या कहती है? गुण संधि कहती क्या है? यहां पर अ या आ के बाद ई या ई आ जाए तो दोनों मिलके ए हो जाते हैं। बस गुण संधि को कुछ समझना नहीं है, बहुत बेसिक समझ जाएंगे तो आपको आ जाएगा। फिर हमने कहा आ या आ के बाद, मतलब आ या आ के बाद, एक सेकंड, ऊ या ऊ आता है तो दोनों मिलके ओ हो जाते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है आ या आ के बाद री आता है। आपको पता है हमारे यहाँ हिंदी में जो है गुड इवनिंग, हाँ प्रशांत स्वागत है आपका। ठीक, हमारे यहाँ आपको पता है री का बड़ा नहीं होता है, री का बड़ा नहीं होता है, री एक ही होती है। तो यहाँ पे अ और आ मिलके क्या हो जाएंगे? आपके अर हो जाएंगे। यही तीन कॉन्सेप्ट गुण संधि को पूरा क्लियर कर देगा कि ये तीन होगा, आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कैसे पहचानेंगे। अगर हमने लिखा सूर्य प्लस उदय लिख दिया, सूर्य प्लस उदय लिख दिया, तो कैसे पहचानेंगे गुण संधि है? तो देखेंगे हम लोग सूर्य में यहाँ पे अ निकल रहा है, सूर्य, सूर्य अ निकल रहा है ना। फिर हम कहेंगे यहाँ ऊ है, यहाँ क्या है? ऊ है। अ और उ मिलके क्या हो जाएगा? अ और उ मिलके ओ हो जाएगा, अ और उ मिलके ओ हो जाएगा। और जो ये ओ की मात्रा है ना, ये इस पे सीधे चढ़ जाती है, इस पे चढ़ जाती है और ये खत्म हो जाता है। तो क्या बन जाएगा? सूर्योदय, सूर्योदय। तो सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय जो है आपका आंसर निकल के चला आया। ठीक, 27 का भी था, लेकिन मैंने समझा दिया कि इस नियम को भी जानते रहिए गुण संधि का। ठीक, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है? बहुत सिंपल सा है, केवल इन्होंने केवल सीधे सीधे वो दे दिया है, क्या बोलते हैं, परिभाषा ही दे दी है। आपको बताना है कि क्या चीजें चल रही हैं।
चलिए बताइए फटाफट। यहां पर क्या कौन सी संधि लगा दिया है? 28 का ए, 28 का ए कैसे लगा दिया? यहाँ पे यह लवम परिवर्तन होता है। अब देखो एक नियम है, एक संधि है ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान, समान नहीं, असमान स्वर स्वर आए तो दोनों मिलके यह हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उ या उ के बाद कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो क्या हो जाता है? वह हो जाता है। ठीक है, यह हाँ, री के बाद यह हाँ, ई उ री, री के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो क्या हो जाता है? र हो जाता है। और लरी, चूंकि ये संस्कृत का नियम है, हमारे यहाँ लरी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा साथियों, हमारे यहाँ लरी नहीं होता है। जब आप संस्कृत, हमारे यहाँ हिंदी में केवल य र व चलते हैं। चूंकि इसने पूछ लिया है तो आपको जानने के लिए मैंने बता दिया, लरी के बाद ठीक है कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर, असमान स्वर आए आपका क्या हो जाएगा? तब आपका ल हो जाता है। अब अगर इसको मैं शॉर्टकट में लिख दूं, शॉर्टकट में, शॉर्टकट में ई के बाद कोई आए तो यह हो जाएगा। ठीक है, उ के बाद कोई असमान स्वर आए वह हो जाएगा। फिर री के बाद कोई असमान स्वर आए तो र हो जाएगा, और री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ल हो जाएगा। ठीक है, अभी चूंकि संस्कृत में चलता है, हमारे यहाँ केवल 3 ही चलता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यण संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यण संधि बोलते हैं, यण संधि बोलते हैं ना। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे हमने लिखा सु प्लस आगत, सु प्लस क्या लिखा? आगत लिखा। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा, ये है कि ये है। यहाँ पे सु में क्या निकला हुआ है? सु में उ निकला हुआ है, सु में उ निकला है, यहाँ पे आ निकला है। देखो आ गया ना। उ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो आपका उ का वह होगा, चूंकि इसमें आ की मात्रा है तो वाह हो जाएगा। क्या है? वाह हो जाएगा। ये हमेशा आधा अक्षर हो जाएगा, तो ये आधा अक्षर हो गया तो गत, स्वागत। समझ में आया? तो आपका यण संधि का नियम हो गया। परिभाषा ही पूछ लिया था इस बार, तो परिभाषा से भी आपको हम बार बार कहते हैं कि अगर आपको परिभाषा समझ में आ गई तो उदाहरण एक नहीं 1000 उदाहरण दे देगा, कभी आपका गलत नहीं होगा। आप लोग डायरेक्ट ना उदाहरण पर अटैक करते हो, फिर कुछ कठिन आते हैं या घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, आप फंस जाते हो। जिस दिन ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना, ये वाला हर एक संधि का, समझ लीजिए कि कितना भी प्रश्न पूछ लेगा आपका गलत नहीं होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प, हाँ, शेष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प में से शेष का पर्यायवाची छाटिए, शेष का। शेष, अब देखो यहाँ पे शेष शब्द दिया हुआ है, क्या दिया है? शेष दिया हुआ है। शेष मतलब होता है नाग या सांप। ठीक है, तो यहाँ पे भुजंग भी है, सत्य बात है। यहाँ पर विषधर भी है, सत्य बात है। ऐ भी है, सत्य बात है। लेकिन मकर जो है वह मछली का पर्यायवाची है। किसका है? मछली का पर्यायवाची है। ठीक, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो है और कुछ लिख लीजिए, नागराज, नागराज भी होता है, शेष होता है। ठीक है, नागेश उरग, नागेश उरग। ठीक है, तो भुजंग, विषधर, अहि, नागराज, नागेश, उरंग, पनंग, याद करिएगा, पनंग, ये सब क्या है? ये सब आपके शेष नाग पढ़ा होगा ना, इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, गलती मत करिएगा, याद रखिएगा। मान लीजिए ये अगर पूछे, इनमें से अगर पूछता है तो आपको आपको नागेश, नागेश उरग पनंग। ठीक, समझ गए? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, ये तो प्रश्न का कॉन्सेप्ट हो गया है। अब अगली सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे फटाफट। ये तो आपका हो गया है, अगली सीरीज स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, क्योंकि कुछ प्रश्न पिछले दिन बाकी रह गए थे, हमने कहा उसको छोड़ा क्यों जाए, वो भी बता दिया जाए। चलिए अब अगली सीरीज शुरू करते हैं, जो आपका नया सीरीज है। चलिए अब ये हम लोग सीरीज शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू से करेंगे इसका, ठीक है, तब आपका कौन सा जानेंगे। चलिए चलिए चलिए, ये सीरीज है आपका, ये सीरीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। हाँ, मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द में से किसके पर्यायवाची हैं? कस्तूरी, कलिका, कान और कटी। यहाँ पे प्रश्न पूछेगा, मुकुल, कोरक, कुंचा आदि निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची है? कस्तूरी, कलिका, कान, कटी। आंसर क्या जाएगा? कलिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलिका। कलिका के पर्यायवाची है मुकुल, कोरक, कुंचा, ठीक है। चलिए आप लोग प्रश्न 29 ही रखिएगा, 30 करिएगा, एक से नहीं समझ में आएगा, या एक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो एक से कर लीजिए, यहां से कर लीजिए, एक से ही कर लीजिए, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। पंक्ति में कौन सा प्रयुक्त अलंकार बताइए? ये अलंकार विशाल सैनी कह रहे हैं कि एलटी ग्रेड की न्यू वैकेंसी कब तक आएगी? विशाल जी अभी जो है यूपीपीएससी का कैलेंडर जो है, हम लोग कैलेंडर का वेट कर रहे हैं, कैलेंडर आ जाए। और दूसरी चीज इस बात को लेकर के है कि अभी जो आयोग कह रहा है बार बार कि जो भी वैकेंसियां निकालेगा सबसे पहले उसके जो सेंटर होते हैं कहाँ कहाँ मिल सकते हैं उस पर भी काम करके वो निकालेगा। तो अभी हम लोग 1-1.5 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। काम डिले हो रहा है क्योंकि जनवरी तक उन्होंने कहा था कि हम चीजें क्लियर कर देंगे, लेकिन लग नहीं रहा कि जनवरी में कोई चीज क्लियर हो पाएगी। तो फरवरी मार्च में हम लोग उम्मीद कर बैठे, कम से कम फरवरी लास्ट या मार्च में निकाल दे, ठीक। हाँ, यहाँ पर जो है, हाँ, निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। विशेषोक्ति है, उपमा ही है, विरोधाभास है और विभावना अलंकार है। जल्दी से बताइए क्या होगा। हम्म, देखो अलंकार एक अलंकार है जहां पर कारण ना हो, कार्य हो रहा हो। कारण ना हो, कार्य हो रहा हो, विभावना अलंकार कहते हैं। ठीक है, यहां पर पढ़ेंगे, निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी, यहां समझेंगे, बिनु पानी, बिना पानी बिना साबुन के नहा रहे हैं और निर्मल करत सुभाए। मतलब भाई जैसे कि हम लोग क्या करते हैं जब थके हारे आते हैं, पसीने रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि वो साबुन लगाते हैं ना, ताकि बॉडी जो है वो अच्छी महक आए। तो यहाँ पर देखिए, बिनु पानी, न पानी है न साबुन है, लेकिन निर्मल करत सुभाए, मतलब फिर भी निर्मल हो गए हैं, दम लग रहा स्वच्छ होके आए हैं दम, ठीक है, निकले हैं दम अभी खदान से। तो यहाँ पर कारण नहीं लेकिन कार्य हो रहा है। आप इसका सबसे फेमस उदाहरण आपने पढ़ा होगा कि, हाँ, अरे कौन सा है कि बिन बानी बख्ता जड़ भोगी, ठीक है, आनंद 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 रानन ऐसे करके कोई उदाहरण है, मुझे पूरे नहीं याद आ रहे हैं। उसमें भी आपका विभावना अलंकार वो बहुत फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विभावना अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभावना अलंकार हो जाएगा, जहां पर कारण नहीं होता है और कार्य होता रहता है, ठीक है। उसका विरोध में जो होता है विशेषोक्ति होता है। विशेषोक्ति मतलब क्या होता है? जहां पर कार्य मतलब कारण हो लेकिन कार्य ना हो, कारण हो लेकिन कार्य ना हो, वहां पे विशेषोक्ति हो जाता है। लेकिन विभावना क्या कहता है? जहां पर कारण ना हो लेकिन कार्य हो रहा हो, मतलब सुविधा नहीं है लेकिन वह काम किया जा रहा है, ठीक, तो वहां पर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा विभावना अलंकार हो जाएगा।
चलिए, तो विभावना अलंकार किसने किसने लगा दिया है? 2 का डी, शिवा और सोनू ने ए लगाया, नहीं डी लगा दीजिए इसका। अगला जो है, यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। कौन सा मतलब पंक्ति है, यमक अलंकार इसमें नहीं है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, खगकुल खुल सा बोल रहा, सूरज है जग का बुझा बुझा, कर का मन का डारी डे, मन का फेर। 4 विकल्प में एक ऐसा विकल्प है जहां पर यमक अलंकार का प्रयोग नहीं हुआ है। तो 3 बेर देखो, यमक अलंकार का मतलब क्या होता है जहां पर कोई शब्द 2 बार आ जाए कोई शब्द 2 बार आ जाए, दोनों का अर्थ अलग अलग हो, दोनों का अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। जैसे 3 बेर खाती थी, 3 बेर 3 बेर, एक बेर का मतलब होता है टाइम का लीजिए, एक बेर का मतलब होता है फल। ठीक है, ठीक ठीक होता है। खग कुल, एक होता है कुल मतलब परिवार, एक होता है कुल मतलब टोटल, हो गया। तो यहां भी यमक अलंकार हो गया, ये भी यमक हो गया, और आपका ये भी यमक हो गया। तीसरा बचता है, हाँ, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। तो यहाँ पे मन का 2 बार आया है, एक मन का एक मन का, ठीक है, 2 बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ भी अलंकार हो जाएगा यमक। लेकिन जो सी विकल्प है, सूरग है जग का बुझा बुझा, क्या है, बुझा बुझा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी आंसर, जहां पर यमक अलंकार नहीं है। वीप्सा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? वीप्सा अलंकार है। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। रस का नाम बताओ, सीधे रस का नाम बताना है। रस 11 होते हैं, रस की संख्या कितनी होती है आप लोग बताते रहे, तब तक मैं कुछ लिख दे रहा हूँ। रस की संख्या 11 होती है, अस्थाई भाव भी 11 होंगे, जितने रस होंगे उतने अस्थाई भाव होंगे, ये भी 11 होते हैं। संचारी भाव 33 होते हैं, जिनको व्यभिचारी भाव भी बोलते हैं, 33 होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है रस की संख्या, हाँ, संचारी भाव के व्यभिचारी भाव भी बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर पूछ रहा है कि बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि बंद बुलावत अचरा तर ले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। तो यहाँ पे वात्सल्य है, शांत है, हास्य है या भक्ति है, ये बताना है। तो आपको पता होगा कि जहां पर कोई प्रेम अपने से छोटों के लिए किया जाता है, खासतौर बच्चों के लिए किया जाता है, वहां पर एक ही रस होता है, वात्सल्य। इसका स्थायी भाव क्या है? वत्सल। अस्थाई भाव भी पूछ लेता है। शांत का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। निर्वेद है, क्या है? निर्वेद है। हास्य का क्या है? हास है। भक्ति का क्या है? अनुराग। अनुराग या प्रेम, अनुराग या प्रेम है। ठीक, इस सबके स्थायी भाव भी पूछ लेता है। तो यहाँ पर इसलिए है वात्सल रस की, यहाँ पर ये देखेंगे बाल, देखो बाल मतलब बचपने का वर्णन किया जा रहा है। बाल तथा सुख निरख जसोदा, मतलब कृष्ण जब बचपन में थे तो उनके चीजों को देख के खूब मुस्कुरा रही हैं, निरख रही हैं। पुण्य पुण्य बंद बुलावत, बार बार बुला रही हैं। अचरा तरले ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, मतलब बच्चों से प्रेम दिखा रही बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इस अवस्था में यहाँ पे वात्सल रस हो जाएगा। अगला है अनुभाव कहते हैं। ये प्रश्न अच्छा है, आपको बताना होगा। देखिए अनुभाव किसे कहते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि विभाव, पड़ाव का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव, ये अंग 4 अंग होते हैं। ठीक है, ये 4 अंग होते हैं। कितने कितने होते हैं? विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। और अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, संचारी भाव 33 होते हैं और अस्थाई भाव 11 होते हैं। ये रस के अंग हैं, रस के अंग हैं जो कि 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे पूछा है अनुभाव किसे कहते हैं, अनुभाव के बारे में पूछा है। रति, हास, शोक आदि स्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं होती हैं। रति, हास, शोक आदि स्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाले आश्रय होते हैं।
रतिहास शोक आदि संचारी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं होती हैं कि आलम्बन उद्दीपन आदि स्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं होती हैं। तो ये 4 विकल्प दिया हुआ है, इसमें बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। देखो, अनुभाव पर समझिए क्या होता है। अनुभाव मतलब जैसे विभाव मतलब क्या होता है कि जिससे आप किसी को देखते हैं पहली बार में, उसको देख के जो हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे बहुत सुंदर लड़की है तो मन में प्रेम उमड़ पड़ा, ठीक है, बहुत लड्डू फूट जाएंगे। कोई देखने में गंदा है तो घृणा वाली भाव फटेगी ना, गिनगिनी वाली फटेगी। ठीक, तो कई कोई भी भाव उत्पन्न हो सकता है। आप कोई ऐसा सीरियल देख रहे हैं, एकदम जुसा गए, ठीक है, मन में भाव आ गया, लेकिन उसका ये एक नंबर आ गया है कि अब ये जो अनुभव होते हैं ये आपके चेहरे पे दिखने लगते हैं। ये क्या होते हैं, आपके हृदय में रहते हैं, कोई जान नहीं पाएगा। जैसे मैंने किसी को देखा तो वो उसके लिए मेरे मन में क्या फीलिंग है, मेरे दिल में क्या फीलिंग है, वो केवल मैं जान सकता हूँ। मैं किसी रास्ते में जा रहा हूँ, ये क्या होता है, ये फीलिंग बाहर लाता है। मतलब फीलिंग बाहर मतलब कि आप ना चेहरे की हाव भाव से समझ जाएंगे कि इसका इशारा क्या है। जैसे गुस्से में लाल हो जाना, आप किसी बात पे ले गए, ठीक है, किसी को देख के आंख चकराना, आंख मटकाना, इशारा करना, तो आप क्या करना, चेष्टाएं जो है आपका दिख जा रहा है। तो यहाँ पर रति प्रेम हास शोक आदि स्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली चेष्टाएं होती हैं। देखिए मैंने क्या कहा कि आपको वो चेहरे दिखाती हैं। ठीक, वो गुस्से में कहते हैं लाल हो जाना, फिर ठीक है, किसी को इशारा करना, अब चेहरे से बुलाना, ठीक, वो सब हो जाता है। क्लियर हो गया। थोड़ा सा सर्दी जुकाम वाला माहौल है। कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति में मिला है? दिलो दानिश पे मिला है, समय सरगम पे मिला है, जिंदगी नामा मिला है, कि सूरजमुखी अंधेरे में? तो इनके सन भी मैंने लिख दिए हैं, इनकी रचनाएं भी लिख दी हैं। आपको बताना है इनको कब मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। जिंदगी नामा आपने पढ़ा होगा, क्योंकि हम लोग नेट के, जब नेट वाले बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ पे ये सब सारे उपन्यास हैं। ठीक है, जिंदगी नामा के लिए मिला था, जिंदगी नामा ठीक है, पाकिस्तान का जो एक गांव है वहाँ के बारे में पूरी चर्चा की गई है, जिंदगी नामा। ठीक है, पढ़िए, बहुत अच्छा है, नेट के सिलेबस में है ये, नेट के सिलेबस में है ये। चूंकि हम लोग नेट पढ़ाते हैं तो वहाँ पढ़ाना पड़ता है सबको। ठीक, आंसर क्लियर हो गया। चलिए, शाम को 5 बजे क्लास चलती है साथियों, थोड़ा सा 2-3 दिन डिस्टर्ब थे, शाम को यह क्लास 5 बजे चलती है। एडमिशन ओपन है, अगर जिनको चाहिए एडमिशन, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक चल रहा है, क्योंकि बच्चों के एडमिशन होने लगे हैं, फिर वह एडमिशन में वो पेड बैच चलने लगेगी। क्योंकि यहाँ पे केवल हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, वहाँ पे आपको थ्योरी मिलेगी, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप जो है एडमिशन ले लीजिए, ताकि जो है परीक्षा कराएगा तो 3 महीने अगर मिलता है तो कम से कम आपको 3 महीना चाहिए तो पढ़ने के लिए ना। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसको माना है? पृथ्वीराज विजय को माना है, पृथ्वीराज रासो को माना है, कि रामचरितमानस को माना है, कि बीसल देव रासो को माना है? जल्दी से बताइए। चलिए, तो किसको माना है? पृथ्वीराज रासो को माना है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई हैं। चंद बरदाई हैं। रामचरितमानस सबको पता है कि किसकी रचना है, तुलसी बाबा की है। बीसल देवरासो किसकी है? जगनिक की है। इसको आलाखंड बोलते हैं, आलाखंड। और आल्हा उदल आप जानते होंगे, मैहर, जो लोग मध्य प्रदेश में सतना जिला के पास मैहर है, मैहर में माँ शारदा का मंदिर है, वहीं पे आल्हा उदल का अखाड़ा है, आज भी है। कहा जाता है कि मैहर में जो पहला मतलब पूजा होती है, ये लोग करके चले आते हैं। ठीक है, यह बरसात के मौसम में गाया जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि आपका बीसल देवरासो, ठीक है, जगनिक, आलाखंड, आलाखंड इसको बोलते हैं, कब गाया जाता है? बरसात के मौसम में। परीक्षा में पूछ लेगा तो आपको आना चाहिए कि कब गाया जाता है, बरसात के मौसम में गाया जाता है। रामचरितमानस किसकी है? तुलसी बाबा की है, सबको पता है। ठीक है, चंद बरदाई। चलिए,
अब अगला जो है, अगला पड़ाव है कि मुल्ला दाऊद की तरह लोर कहा। देखो इसमें थोड़ा सा प्रश्न है, लोर कहा किसके लिए कहा है? मुल्ला दाऊद की तरह लोर कहा की भाषा इनमें से कौन सी है? ब्रज भाषा, अवधी, अपभ्रंश और राजस्थानी। प्रथम सूफी काव्य है तो अवधि में। लोर कहा क्या बोलते हैं? चंदायन। अब आपको याद आ गया होगा, चंदायन को हम लोर कहा भी कहते हैं। चंदायन की जो रचना है उसको हम लोग लोर कहा भी कहते हैं। देखिए प्रश्न अगर आपने ऐसे नहीं पढ़ा हुआ है, केवल ऊपर ऊपर से पढ़ाई कर ली है तो फिर गड़बड़ा जाएगा ना, फिर जो है आपको लोर कहा कहेंगे तो आप फंस जाएंगे। लोर कहा इन्होंने कब लिख दिया है? चंदायन को ही लोर कहा भी कहा गया है। यह अवधी भाषा में लिखी गई है, प्रथम सूफी काव्य है। हाँ मैं चेक कर ले रहा हूँ। हाँ वो परमाल लासो का, ये थोड़ा सा, ये इसको मैं सुधार दे रहा हूँ थोड़ा सा, जो है परमाल लासो, थोड़ा सा दिमाग में, हाँ सही कहा आपने। परमाल लासो जो है, परमाल लासो वह जगनिक की है, जगनिक की है, सही कहा आपने, बहुत अच्छा। थोड़ा सा दिमाग ना वो चला गया था, बिसल देव लासो। ये नरपति नाल की है, इसको मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ, बिल्कुल सही है। हाँ ये पहला श्रृंगारिक है, पूछा क्योंकि वीर गाथा काल में ये जो है आपका जो है नरपति नाल की है, नरपति नाल की। यहाँ पे थोड़ा सा आपने करेक्ट कर दिया क्योंकि मेरे दिमाग में नरपति नाल चला है। परमाल लासो जगनिक की है, ये परमाल लासो, जिसको हम लोग आल्हा उदल आल्हा खंड भी बोलते हैं। यह बरसात के मौसम में गाया जाता है, ठीक है। और एक चीज खास ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बीसल देव रासो उस समय जितने भी रचनाएं थी, रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? वीर गाथा काल नाम दिया गया था, वीर गाथा काल कहा था, वीर गाथा काल कहा था। किस लिए कहा था? इसमें वीर परक रचनाएं लिखी जा रही थी। लेकिन केवल इकलौता जो ऐसा था बीसल देव रासो, बीसल देव रासो जो इकलौता ऐसा था जो कि यह श्रृंगारिक था, श्रृंगारिक था, जहां पे नायक जो है वह नाराज होकर के कहाँ चला जाता है? उड़ीसा। इसकी जो है राजमती, कौन है? राजमती, शायद राजमती इसकी नायिका है, ठीक है, जो सीधे उड़ीसा चला जाता है, तो वहां पर यह श्रृंगारिक रूप में रचना लिखी गई है। बाकी जितनी रचनाएं लिखी जा रही थी सारे वह वीर परक रचनाएं थी। तो बिल्कुल अच्छा कहा है खुशबू, बहुत अच्छा, आपका दिमाग में मेरे यही चल रहा था, ठीक है। तो ये यहाँ से अगर पूछेगा विसल देवरासे का, कह दीजिएगा श्रृंगारिक रचना पूछेगा तो आप याद रखिएगा श्रृंगारिक रचना, ठीक है। नरपति नाल का है, श्रृंगारिक रचना है। हाँ परमाल लासो जो है आलाखंड का है और बरसात में गाया जाता है। वीर गाथा काल शुक्ल जी ने कहा है, इसीलिए कहा है कि इसमें वीर परक रचनाएं बहुत सारी लिखी गई इस कारण से। लेकिन यह इकलौती ऐसी रचना थी जो कि वीर परक न होकर के श्रृंगारिक लिखी गई थी, ठीक। चलिए धन्यवाद खुशबू। हाँ तो चंदायन हो गया, लोर कहा वाला, दिमाग से मिस हो गया था वो। हाँ तुलसीदास खंड काव्य किसका है? तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, कबीर हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं? ठीक है, बताना है आपको कौन सा है। तुलसीदास पूछा है यहाँ पे। हाँ बताना जल्दी से। तो सीधी सी बात है, तुलसीदास जो है किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, ठीक है। तुलसीदास खंड काव्य है, ठीक है, तुलसीदास की। तो ये छायावाद से शुरू की है, छायावाद से, छायावाद, ठीक है, छायावाद से शुरू करते हैं, बाद में धीरे धीरे इनकी रचनाएं प्रगतिवाद की हो जाती हैं, ठीक। याद रखिएगा तुलसीदास की कुछ रचनाएं जो प्रसिद्ध हैं आपकी, आपका तुलसीदास हो गया, इसके अलावा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ तुलसीदास। उसके बाद जो सबसे प्रसिद्ध इनकी एक रचना और है वह कौन सी है आपकी? अनामिका मैं लिख दे रहा हूं, अनामिका संग्रह है, परिमल, ठीक। और शुरुआत से इनकी जूही कली से शुरुआत हुई थी, जूही कली से, जूही की कली से शुरुआत करते हैं, जूही की कली से शुरुआत करते हैं। प्रयागराज में एक स्थान दारागंज है जहां पर इनका निवास स्थान था और थोड़ा स्वाभिमानी प्रवृत्ति के थे। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है सरोज स्मृति। क्या है? सरोज स्मृति। यह सरोज इनकी पुत्री का नाम था और इनकी पुत्री का जो है असमय मौत हो जाती बीमारी से, उसके वियोग में ये लिखते हैं सरोज स्मृति लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सरोज स्मृति लिखते हैं। गुड इवनिंग वंदना जी, अब बहुत लेट हो गए आप,
ठीक। हाँ, तो सरोज स्मृति लिखते हैं तो तुलसीदास, अनामिका, परिमल, ये तो काव्य संग्रह है मान लीजिए। जूही कली इनका शुरुआत में आता है 1916 में, ठीक है। सरोज स्मृति हो गया, परिमल हो गया, ऐसे बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, ठीक। हाँ, सरोज स्मृति किसके याद में? अपनी पुत्री सरोज की याद में इन्होंने लिखा था। शुरुआत में ये जो है प्रगत छायावाद में थे, धीरे धीरे इनकी जो रचनाएं बाद में होने लगी वह किसके उपलब्ध होने लगी? इनकी जो रचनाएं हैं वह आपकी होने लगी प्रगतिवाद के अंतर्गत होने लगी। एक जो इनका और है, बताइए कौन सा है? बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, वो बताइए, मुझे दिमाग से नहीं आ रहा है वो कौन सी रचना है जिन्होंने। रामचंद्रिका तो मान लीजिए हो गई केशवदास की, रामचरित मानस हो गई तुलसीदास की, उन्हीं के ऊपर इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है जल्दी से बताइए? मुझे लगता है 4-5 किलो बादाम खाना पड़ेगा खुद के लिए ही, आप लोग को सहजते सहजते मैं खुद ही भूलने लगा हूं। तो अब जो है, हाँ, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 में, 1550 में, 1561 में, 1560 में? कोई इसके बाद है क्या? कोई है? ठीक है, ये आखिरी प्रश्न आपका होगा, ठीक है। इसके बाद बाकी सारे प्रश्न हम कल कराएंगे। हाँ, राम की शक्ति पूजा, वो करें राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा मैं लिख दे रहा हूं, राम की शक्ति पूजा, शक्ति पूजा लिखा गया था 1936 में लिखा गया था। और जो है एक चीज ध्यान रखिएगा, यह जो है कृत्तिवास रामायण पे आधारित था। इनके जो राम है वह सामान्य राम है, कोई आपका इनका जो है रामचरितमानस इनका मिलता जुलता नहीं पाएंगे राम की शक्ति पूजा में, ठीक है। 1936 का दौर बहुत इंपॉर्टेंट था। उस समय आपका कामायनी लिखी जा रही थी, राम की शक्ति पूजा लिखी जा रही थी, प्रगतिशील संघ की स्थापना की जा रही थी, गोदान लिखा जा रहा था। तो 1936 का जो दौर था ना वो बहुत सुनहरा दौर था, मतलब लिखने की परंपरा में। तो चलिए उस पर हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो है अगला लास्ट प्रश्न है कि 1565 में स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1565 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें 8 कवि थे, इसमें कितने कवि हैं? 8 कवि हैं। अब मैं इस पे चर्चा कल करूंगा, इस वाले प्रश्न पे चर्चा मैं कल पूरा करूंगा कि 8 कवि कौन कौन से थे, कौन विठल लाल के शिष्य थे, ठीक है, कौन वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो हम कल इस पे चर्चा करेंगे। शाम 5 बजे यह क्लास चलती है, तो नींद तोड़ के अपना हाजिर हो जाएं, ठीक है। लोगों को पता रहता है कि क्लास 5 बजे चलती है, रोज बताना पड़ता है। शाम को यह 5 बजे क्लास है, ठीक है। तो लगातार जुटे रहिए। टीआरई 4 जो है आपका, टीआरई 3 5 जनवरी तक, 5 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, और टीआरई जो है 4 जो है आपका आ जाएगा। तो चलिए अब आपसे हम विदा लेते हैं, फिर कल मिलेंगे शाम को 5 बजे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।